अरे यार मुझे मैंने तुम्हें स्लॉट वगैरह चेक करने बताया है ना। खिड़कियाँ खोले यार मेरे कार की थोड़ा सा। सभी लोग भी दो डायग्राम ध्यान से देखेंगे। मतलब मैं तुम्हें गूगल पे सर्च करके इमेज दिखाऊंगा, सीधी सीधी बात ये। उसके हम लोग आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें क्या बताया था इस पढ़ने को? एप्लीकेशन क्या और मुझे कुछ बताया ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फिर जनरेटर पढ़ देंगे इसी में खत्म कर देते हैं साथ में हिस्से को, क्योंकि अच्छी जगह पड़ेगी। अभी लेमिनेटिंग की जगह जो वर्ड वाक्य में इस्तेमाल होता है वो बाद में से ऑफ कोइन तुम लोगों को शायद देख के समझ में आ जाएगा, बाद में जानना चाहिए यार। हाँ हाँ, ये दिख रहा है, ये प्रोसेस नहीं देखी किसी ने? मोटर पे कुछ ऐसा डालते जो लेमिनेट होता है वो मतलब चिपक जाती है बाद में से, इससे एडी करंट नहीं बनता। ये लगातार हर एक जगह होती है, ये बाद में से होती है, ये डुबो देते हैं उसमें जम जाती है, ये तो बाद में से है। और लोग मोटर पे जो कटे कटे पीस देखते ऊपर ऊपर के, तो बहुत से खांचे हैं ना, ये पेपर लगा हुआ ब्लैक व्हाइट पेपर, इसमें कॉइल फंसाई जाती है, ये स्लॉट है, अलग अलग स्लॉट में करंट जाता है। ये स्लॉट है और ये बाद में से उसको उसके ऊपर तेल डालते हैं। एक मिनट, ये जो कटे हुए स्लॉट है, एक कॉइल दूसरी कॉइल से ये स्लॉट होती है, इससे एडी करंट कम होता है। ये सब कुछ अलग अलग चीजें हैं, तो ज्यादा आवाज कर रहे हैं, तो मशीन में नहीं करती इतना। ठीक है भाई, इसमें कुछ काम पे आता लिखते हैं। आखिर एडी करंट वाला प्रिंसिपल कहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब वो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना, बस तुम्हें याद रखना है चीजों को। स्पीडोमीटर, उससे अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कोई इतने का बना देते शुरू। हाँ भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग तुम लोग नहीं जानते ना क्या होती है, ऑब्वियसली कहाँ जानोगे। ये पहले स्पीडोमीटर ध्यान रखें, इसे लिख के सेट कर दें, बाकी सब बाद में। सब छठे टॉपिक का नाम डाल दो। छठे टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ध्यान से लिखें। ऐसा मान लो तुम्हारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। पहली बार जिस चीज को हम लोग ट्रांसफॉर्मर कहते हैं उसको इंडिया में ट्रांसफॉर्मर नहीं कहते, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर, सीधी सीधी बात ये है। और अपने पास में दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, ध्यान से बात सुनो कि तुम्हें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो वोल्टेज को कम और ज्यादा करेगी, वोल्ट बढ़ाने घटाने का मेन काम है। कुल मिला के ट्रांसफार्मर है। इसको तुम लोग शायद वो भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्टेबलाइजर। हाँ, स्टेबलाइजर नहीं है,
स्टेबलाइजर है तो स्टेबल करे चीजों को। बहुत से छोटे मोटे वर्ड का स्टेबलाइजर ही कहते हैं सब। स्टेबलाइजर है, स्टेबल करे जो वोल्ट को, ठीक है। ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं है, ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। फॉर्मर भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मर, वो आर पे थोड़ा कम जोर है। ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इन बातों को समझे। अपने पास में ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं बेसिकली, लेकिन क्या क्या पढ़ना वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं किसको। दूसरा, उसकी कंस्ट्रक्शन आखिर बनता कैसे। दूसरा, तीसरा, इसका प्रिंसिपल, ये किस सिद्धांत पे काम करेगा। चौथा, इसकी वर्किंग आखिर कैसे काम करेगा। और वर्किंग के बाद में तुम्हारे पास क्लियर निकालना होगा तुम लोगों को इसका फॉर्मूला वर्किंग, काफी अच्छा खासा फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है। उसकी स्टडी करनी है। फॉर्मूले के बाद में तुम लोग स्टडी करोगे इसके अंदर एक चीज, इसका नाम है एफिशिएंसी, कि कौन सा ट्रांसफार्मर कितना अच्छा होता है, एफिशिएंसी। इस बार तुम्हें इसके अंदर पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर में कहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस किस जगह पर होगी। एफिशिएंसी की बात समझ में आएगा कि ट्रांसफार्मर पूरा काम नहीं कर सकता। अगर 100 वोल्ट देते हैं तो वो 100 वोल्ट नहीं निकालेगा, कुछ कम ही निकालेगा। क्यों? तो तुम्हें ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसे 7 बातें सीखनी है, इस बात को समझना है। हालांकि देखने में 7 पॉइंट है, लेकिन कट्टू कट जाएंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट लिखा भी नहीं मैंने, क्या पहला पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर कहते किसे, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ये समझना है। इस बात को टोटली अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। तुम्हारी आने वाली पूरी फिजिक्स जो तुम पढ़ रहे हो या फिर जो तुम पढ़ोगे वो सब प्रैक्टिकली बेस्ड है और हाईली बेस्ड है। मतलब तुम छोटी मोटी ज्ञान के साथ में कोई भी काम नहीं कर सकते, ये छोटा मोटा ज्ञान है। इसके साथ में तुम बड़ा ज्ञान लोगे, मिलाओगे, तब जाके तुम हैवी नॉलेज वाले इंजीनियर बन सकते हो। तगड़ी चीज है। अगर फिजिक्स को कभी देखोगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ यार, सब्जेक्ट ही एक है संसार में, फिजिक्स। उसके बिना तो सब कुछ बकवास ही है, दुनिया चली यहाँ से रही है। खैर, ध्यान से कुछ काम की बातें ये सीखे कि ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज। तो सबसे पहली बात ये लिख लें सेट करके एकदम बढ़ तरह से। इट इज ए डिवाइस, which is used to, मैं मोटी भाषा में लिख देता हूं, which is used to change the volt, ब्रैकेट में लिख दो stable the volt, change the potential across the ends of wires, change the potential across the different wires for different devices, अलग अलग डिवाइसों के लिए अलग अलग जगहों पे ये पोटेंशियल को चेंज कर देगा, डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है। कुल मिला के ऐसी मशीन जो वोल्ट को बदलती है। बस सीधी बात, मोटी बात तो तुम लोग जानते हो, वही है ट्रांसफार्मर काम है वोल्टेज को सेट करना, वोल्ट कम या ज्यादा करना। बस उसी बात को तुम लोग अपनी भाषाओं में भी अगर लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है। मैं तुमसे बहुत सीधी बात ये पूछूंगा कि अपने पास में ना 2 टाइप के ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं, कि तुम लोग पहले वाले पॉइंट में पढ़ रहे हो, फर्स्ट वाले पॉइंट का ए वाला हिस्सा, फर्स्ट वाले पॉइंट का बी वाला हिस्सा। हमारे पास में टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, मुझे इसको समझाने में शायद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, मतलब कितने टाइप के ट्रांसफार्मर हैं अपने पास में। अपने पास में प्राइमरी तौर पे 2 टाइप के ट्रांसफार्मर है। एक ट्रांसफार्मर का नाम है, ट्रांसफार्मर का नाम स्टेप अप, और दूसरे का नाम है स्टेप डाउन। जरा ध्यान से बताएंगे स्टेप अप कौन सा होता होगा, स्टेप अप कौन सा होता होगा बताओ, जो वोल्ट को बढ़ाता हो, और स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटाता हो। ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, क्या मिक्स भी हो सकते हैं सर। वोल्ट कम आए तो बढ़ाया जाए, ज्यादा आए तो कम दिए जाए। तो कुल मिला के बात है अपने पास में 2 टाइप के ट्रांसफार्मर हैं। एक कौन से, जिनका मेन काम होता है कि लो वोल्ट को लेकर किसमें कन्वर्ट करना, हाई वोल्ट में। तुम एक बात जानोगे कि वोल्ट बढ़ते हैं तो इतना बढ़िया है, या कम पैदा कर दो, ज्यादा बना दो उनको। उसमें एक चीज की दिक्कत और भी आती है, वो दिक्कत बाद में। स्टेप अप जो लो वोल्ट से हाई वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, और स्टेप डाउन जो हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, जो हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो पहले किस चीज को ध्यान से लेंगे, हमारे पास में 2 टाइप के ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं। बेसिक नॉलेज सबको आइडिया लगभग मोटा। और हाँ, ये बिल्कुल वही है तो तुम्हारे सभी के गली नुक्कड़ों के बाहर लगा हुआ है, वही ट्रांसफार्मर है, टोटली वही है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही टॉपिक है, ठीक है। तो बात है वो काम कैसे करता है, क्या करता है, वो तुम्हें समझना है। और सबसे मेन बात जो मेरे दिमाग में किसी समय पर आई थी, किसी टाइम पर पढ़ते हुए,
वोल्ट बढ़ा देते हैं तो कितना बढ़िया है, कम वोल्ट पैदा कर दो, ज्यादा वोल्ट दे दो, तब समझ में आया कुछ लॉस भी होता है उसके चक्कर में, वोल्ट तो मिल जाते हैं। तुम वैसे ये बताओ किसी भी मशीन के लिए प्राइमरी चीज क्या है, वोल्ट या करंट? किसी मशीन में सबसे पहली चीज क्या है, वोल्ट मिलने चाहिए, करंट मिलना चाहिए? वोल्ट। वोल्ट से मशीन स्टार्ट होना शुरू होगी, मतलब उठना स्टार्ट होती है, बिना हाई वोल्ट के वो चलेगी नहीं। जैसे कि वहां पंखा है, कम वोल्ट आए, बल्ब कम वोल्ट आए, जलेंगे तो सही पर अच्छी लेवल पे नहीं जलेंगे। वोल्ट पहली चीज है, अगर वोल्ट नहीं होगा तो करंट ऑटोमेटिकली हाई नहीं होगा। वोल्ट पहली प्रायोरिटी है, जब वोल्ट ज्यादा होंगे तो करंट भी ज्यादा हो जाता है। फिर समझ लेंगे इस पूरे खेल को। सबसे पहली काम की बात ये कि ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस जो पोटेंशियल को चेंज करेगा। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर है, एक जो वोल्ट को बढ़ाते हैं, दूसरे वोल्ट को घटाते हैं। अब तो मैं इसके अंदर एक काम की समझने कंस्ट्रक्शन, तो ऐसे करके जहां पर भी लिख रहा है लगातार ऐसे 1 2 3 करके लगाते चले जाना और सेट रखना। हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो में से किसी ने भी ट्रांसफॉर्मर अंदर से खुला हुआ देखा है कि नहीं, पहले ये बताओ। किसी ने देखा ट्रांसफॉर्मर? नहीं देखा? चलो मैं देखा तुम ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर दाएं तो नहीं, ये नीचे स्टेप नहीं, पोटेंशियल वाला, रियल वाला देखो, रियल डायग्राम, एक मॉडल या मुझे पता थी यही आएंगे। रियलिस्टिक डायग्राम मिले। हाँ भाई, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये कुछ ज्यादा बड़े हो गए, ये भी नहीं लगे। अरे ये सबने देखा। बात ये कि मैं इसकी बात नहीं करता, तुमने देखा, तुमने इसके अंदर का सिस्टम पढ़ा है क्या? इसके अंदर क्या चीज है, ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसका मेन सिस्टम है क्या? ये अगर खराब हो जाए तो घर की चीजें क्यों नहीं चल पाती हैं, वो सब कुछ हम लोगों को ध्यान से समझना है। ध्यान से देखें, मैं इस पूरे खेल को हटा देता हूँ, ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ में आ गया, तो यही पढ़ना, यही असली है, ठीक है। तो सभी लोग कंस्ट्रक्शन में ये देखें कि हम लोग जो ट्रांसफर बनाएंगे ये वाला नहीं बनाएंगे, ड्राइंग पूरी एक लाइन खींचनी है। तो मैं कैसे बनाना है वो सुनो। ये कॉइल है रेक्टेंगुलर, इसके अंदर बीच में स्पेस है, तुम लोग खुद समझ जाओ कि क्या चीज है, मतलब लोहे का टुकड़ा ऐसे करके चौकोर और बीच में खाली है। ऐसे बहुत सारे स्लॉट रखे होते हैं उसके अंदर, एक प्लेट सीधी रखी है, फिर एक और सीधी, फिर एक और सीधी, बहुत सारी प्लेटें रखी होती हैं। अब वो बहुत सारी प्लेटें कैसे बनाई जाएंगी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो शायद बना दूंगा। बहुत सारी प्लेटें, मतलब उसमें बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, बहुत सारी प्लेटें रखी होती है, एक के अंदर एक के अंदर एक, तो इस तरह से, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बहुत सारी प्लेट होती हैं, एक प्लेट के पीछे एक प्लेट के पीछे एक प्लेट लाइन से। जैसे कि अपने पास में अगर मैं तुम्हें बताऊं कुछ ऐसा, ये लाइट पर बहुत पुराना है, कितना 13-14 साल पुराना। जैसे कि एक प्लेट है, तो ये इन जगहों पर तो है चौकोर, बीच में से कैसी है, खाली है। तो एक लोहे की प्लेट, उसके आगे एक लोहे की प्लेट, लोहे की प्लेट, लोहे की प्लेट, लोहे की प्लेट, उसी से चौड़ा हो जाता है ट्रांसफॉर्मर। बहुत सारी प्लेटें होती है पतली पतली सी, ठीक है। तो ऐसे करके बनेगा ट्रांसफॉर्मर। जो तुम्हें देखना है, तुम्हें पूरा बाहर का डब्बा नहीं बनाना, तुम्हें काम का डब्बा बनाना है। अब एक काम की बात इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाली, कि इसके ऊपर की जाती है कॉइलिंग। एक कॉइलिंग जहां से वोल्ट आएंगे, जो कि कहां से आते हैं, सरकार की तरफ से, फैक्ट्रियों से, पावर प्लांट से आते हैं। हमारे यहाँ का पावर प्लांट कहाँ पे बता किसी को? नंदगांव रोड पे मिलेगा, नंदगांव रोड पे, बाकी रास्ते में देखना तब मिल जाएगा शायद। अच्छा, उसके बाद में ये दूसरी कॉइल, ठीक है। तो एक जगह से वोल्ट आते हैं और एक जगह से वोल्ट निकल के जाते हैं। वहां पे दो सर्किट होंगे, कभी ट्रांसफॉर्मर बहुत से देखोगे। एक जो मेन लाइन सरकारी आई है वो पहले कनेक्ट होगी ट्रांसफॉर्मर में, और वहां से एक लाइन निकल के जाएगी हम लोगों के घर की तरफ, जिनसे लट्ठों के तार आ रहे हैं। किसी भी कॉलोनी का सबका एक अलग अलग ट्रांसफॉर्मर पाया जाता है। तो जिस जगह से ट्रांसफॉर्मर मतलब लाइट आएगी, करंट आएंगे, वोल्ट आएंगे, उस वाली कॉइल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल।
प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी सुनते वाले खुश हो जाता है, उसे पता है अगली कॉइल का नाम क्या है, सेकेंडरी कॉइल। अगली कॉइल का नाम है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये वो वाली कॉइल है जहां पे वोल्टेज का क्या होगा, इनपुट, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होंगे, यहाँ पे वोल्टेज दिए जाएंगे, और ये वाले वो पॉइंट है जहाँ पे वोल्टेज का क्या होगा, आउटपुट, यहाँ से वोल्टेज निकलेंगे। एक काम की बात बस तुम मुझे इतना समझा सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ पे जाता है, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में। तो इस बात को कुछ ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सीधी सीधी बात, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे, जहाँ से वोल्ट निकल रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, और जहाँ पे वोल्ट जा रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और उसका मेन काम क्या, वोल्टेज को इंक्रीज करना। तो बाकी मैं स्टेप डाउन क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो कॉमन सेंस की बात है। स्टेप डाउन कौन सा होता होगा, उल्टा, जहां प्राइमरी में जहां पे वोल्ट आ रहे हैं वहां पे ज्यादा गोले हैं, और जहां से वोल्ट निकल रहे हैं वहां पे कम गोले हैं, वो कौन सा है ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन। हमारी कॉलोनियों में अक्सर ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो दैट इज स्टेप अप ही होता है। मेन बात मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर सेकेंडरी में गोले ज्यादा हैं तो स्टेप अप है, और सेकेंडरी में गोले कम है तो स्टेप डाउन है। ये ट्रांसफॉर्मर को किस तरह से बनाया जाता है, इसमें ऑयल भी डलता है, ऑयल वगैरह डले होते हैं, वो लीक होता है, निकलता रहता है, उसके बाद से निकलेगी ऑयल की जो छोटी छोटी बूंदें निकलती रहती है उसके बाद से। ये स्टेप अप हो गया। अगर मान लो मुझे स्टेप डाउन बनाना पड़ जाए तो टिकट लगाते हैं, स्टेप डाउन बना देते हैं, इसमें वोल्ट आ रहे हैं, और यहां से वोल्ट निकल रहे हैं, यहां से वोल्ट निकलेंगे। तो जिसमें वोल्ट आए अगर वो वाले टर्न ज्यादा है और ये वाले टर्न्स कम है, मतलब ये वाली पहली बार जहां पे वोल्ट आते हैं उस कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, और जहां से वोल्ट निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। सीधी सीधी मोटी मोटी बात, कोई बहुत विशेष नाम नहीं है। उसके बाद में प्राइमरी में एनपी और सेकेंडरी में एनएस, ये वाले कौन से वोल्ट है, इनपुट वोल्ट, और ये वाले कौन से वोल्ट है, आउटपुट वोल्ट। काम की बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे, तो ये वाला कौन सा कहलाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और इसका मेन काम क्या, वोल्ट को डिक्रीज करना, इसका मेन काम वोल्ट को कम करना। इससे वोल्ट गिराए जाते हैं और उससे वोल्ट बढ़ाए जाते हैं। लेकिन वोल्ट का बढ़ाना घटाना अगर इतना ही आसान है तो फिर क्यों ना छोटे मोटे वोल्ट बढ़ा दिया जाए, हिसाब किताब कुछ सीमाएं होंगी वो समझ में आ जाएंगी तुम लोगों को। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी काफी सिंपल है, अगर सेकेंडरी में ज्यादा गोले हैं तो स्टेप अप है, और सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन है, बस। अब बात ये निकल के आती है, दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट ये भी है कि इसका कुछ हिसाब किताब होगा, प्रिंसिपल, ये कौन से फिनोमेना पे काम करेगा वो समझते हैं। ये टोटली न्यूमेरिकली कंसेप्ट होगा, मतलब लिखने के बाद में तो पेपर में साफ साफ आता है कि एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्म ब्रीफली। तो स्टार्टिंग से व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, उसके टाइप, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके प्रिंसिपल, वर्किंग डायग्राम, एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट सब सेट करना होता है। ये 5 नंबर का टॉपिक है मोटा मोटा, ठीक है, ध्यान से बात सुनो। ठीक, बना दिए, सब बना दिया। ये अभी स्मूथ जाएगा, अभी भी ज्यादा होगा, बहुत अच्छा जाएगा, आसान टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक। तीसरा सुने ध्यान से, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल, ये कौन से सिद्धांत पे काम करेगा वो सुनो। इसका बहुत अच्छा सिद्धांत है, सिंपल सिद्धांत है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा, सीधी सीधी मोटी मोटी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये EMI पे काम करेगा, EMI।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज है, एक में फ्लक्स बदलेगा दूसरे फ्लक्स का चेंज आएगा वही चीज। इसी कहानी को ना तरीके से समझना है। हमारा चौथा पॉइंट है 100% ही लिखा होगा शायद वर्किंग, बाकी लिखा है कुछ और है, चेक करो वर्किंग ही लिखा है ना, ठीक है। ध्यान से बात सुनो, हमारे पास में ये रही वो कॉइल और इसमें हमारे पास में ये रहा प्राइमरी वाला सिस्टम, इसमें वोल्ट जा रहे हैं और ये सेकेंडरी, इसमें से वोल्ट निकल रहे हैं। सीधी सीधी बात की ये वाला स्टेप अप है, ये वाली प्राइमरी कॉइल हो जाती है, जल्दी से लिख देता हूँ मुझे कुछ तगड़ा सिखाना है। ये वाली प्राइमरी कॉइल और ये वाली इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी कॉइल। बहुत सिंपल सिस्टम की, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स एनपी और सेकेंड नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। ये वाला कौन सा है, क्योंकि एनएस की वैल्यू ज्यादा है एनपी से, इसीलिए वाला कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ऐसा जो कि हमारे वोल्ट को बढ़ाएगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब कैसे बढ़ाएगा वो ध्यान से सुने, देखिए तो मैं देखें अब तक तो मैं सामग्री सेट कर रहे थे, अब मैं फॉर्मूले में उतरूंगा। सभी लोग मुझे EMF का फॉर्मूला बताएं, पहला इंडक्शन के फैराडे के नियम के में एक E का फॉर्मूला लिखा हुआ, E इक्वल्स टू, वो देखिए क्या लिखा है, वो लिखा हुआ है E इक्वल्स टू माइनस के डी पाई अपॉन में dt। इसी E को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, यानी कि इंड्यूस्ड EMF। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, अगर एक बोला है तो एक का मल्टीप्लाई 10 है, 10 का और 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, E इक्वल्स टू माइनस के n डी पाई अपॉन में dt। ये फैराडे के नियम से निकल के आने वाली चीज की अगर फ्लक्स बदलेगा तो वोल्ट पैदा होंगे। ध्यान से सुनो, इस कॉइल में जितना भी करंट जाएगा ये कॉइल क्या बन जाएगी, मैग्नेट। इसमें मैग्नेट बनने से इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उस पर, तो उसमें भी क्या पैदा होंगे, वोल्ट। भाई अगर फ्लक्स बदलेगा तो वोल्ट पैदा होंगे। पहली वाली कॉइल में करंट जाने पर पहली वाली कॉइल का क्या बदलता है, फ्लक्स। तो पहली वाली में क्या पनपते हैं, पहली वाली में फ्लक्स बना तो पहली वाली में क्या बनते, वोल्ट। और पहली वाली में फ्लक्स बदलने के कारण ये वाला इंपैक्ट पड़ता है दूसरी वाली पर भी। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में, एक कॉइल दूसरे पे इंपैक्ट डालेगी तो दूसरे पर भी वोल्ट पनपते हैं। सेम प्राइमरी कॉइल में करंट जाने पर प्राइमरी कॉइल में वोल्ट पनपेंगे, जिसका असर दूसरे पर भी होगा तो उसमें भी वोल्ट पनपते हैं। क्योंकि यहाँ पे गोले कम है तो यहाँ पे कम वोल्ट पनपेंगे, और यहाँ गोले ज्यादा हो तो यहाँ पे ज्यादा वोल्ट पनपेंगे, और इसीलिए ये स्टेप अप है। सबसे पहली काम की चीज, इस पूरे दौरान एक चीज कांस्टेंट रहती है, फ्लक्स। अगर इसने 100 रेखाएं दी तो इसके अंदर भी 100 रेखाएं ही पहुंचेंगी, फ्लक्स से। काम की बात, पहले ये समझे कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो वोल्ट इंड्यूस होंगे, वही सेम काम इस जगह पर होता है। पहले वाले में फ्लक्स बदलने की वजह से दूसरे के अंदर भी वोल्ट पनप जाते हैं, और इसी बात का हम लोगों ने इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर नाम की मशीन बनाई, जहां पे अगर हम पहले वाले पे कम गोले रखेंगे तो वहां कम वोल्ट पनपेंगे, और वहां ज्यादा गोले रखेंगे तो वहां पे ज्यादा वोल्ट पनपते हैं, और इसी मशीन को ट्रांसफार्मर नाम दिया गया। अब तुम्हें इसी की स्टडी तरीके से करनी है, इसलिए तुम्हें ध्यान से कुछ कुछ बातें सेट लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले सभी लोग प्राइमरी कॉइल के वोल्ट के बारे में लिखेंगे। जैसे कि मुझे ये पता है कि EMF निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस के n dy अपॉन में dt। तो अगर मैं प्राइमरी कॉइल का EMF निकालता हूं तो मैं उसको लिखूंगा EP, प्राइमरी कॉइल का निकाल रहे हैं, और इक्वल टू माइनस के NP डॉट dy अपॉन में dt। और शायद मुझे नहीं लगता कि तुम में से किसी को इस बात से कोई आपत्ति होगी, क्योंकि वो वोल्ट का ही फॉर्मूला है। प्राइमरी कॉइल में वोल्ट पनपने के बाद में उसका असर किस पर होगा, सेकेंडरी पर। तो बस इतना बता सकते हो कि सेकेंडरी कॉइल का, बस ये बता दो कि सेकेंडरी कॉइल के लिए तुम फॉर्मूला क्या बनाओगे। अगर प्राइमरी कॉइल के लिए EP NP dy अपॉन dt बनता है तो सेकेंडरी के लिए उस फ्लक्स का फॉर्मूला, वोल्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ES इक्वल टू माइनस के NS d अपॉन में dt। इसमें बहुत गौर करने वाली चीज, अगर यहाँ P है तो यहाँ पर भी P, यहाँ ऐसा तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर P और S नहीं है। ये बात तुम्हें क्या बताती है कि ट्रांसफार्मर के दौरान एक चीज जो कांस्टेंट है दोनों के अंदर,
फ्लक्स, अगर फ्लक्स का मतलब यहाँ पे जितना हुआ है उतना ही यहाँ पर होगा, पर क्योंकि यहाँ पे कॉइल ज्यादा है तो वोल्ट ज्यादा बनेंगे और यहाँ पे कॉइल कम है तो वोल्ट कम बनेंगे। फ्लक्स सेम है। अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2 और तुमसे साइड में, मतलब मैं साइड में, तुम नीचे लिखोगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तुम्हारे पास में बहुत बेहतरीन अच्छा फॉर्मूला आएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 ऐसे लिख दिया मैंने, तो तुम्हारे पास में एक चीज बनेगी, दैट इज ईपी इक्वल्स टू माइनस के एनपी डॉट डी5 अपॉन में dt, और उसके नीचे ईएस अपॉन में माइनस के एनएस डी5 अपॉन में dt। डी5 dt से डी5 dt कटा, माइनस से माइनस कटा, तुम्हारे पास में क्या बचेगा, ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। और शायद तुम में से किसी को इस फॉर्मूले को भूलने का अधिकार नहीं है, सिंपल है, पी के सामने पी है और एस के सामने एस है। हमारे सामने ही कहानी तभी अच्छे सेट होगी जब मैं तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज दिखा दूं, और वो है एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि साहब अपने पास में इस वाली पहली वाली जो कॉइल है उसमें 50 नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, जबकि दूसरी वाली कॉइल में 200 नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने गुना ज्यादा है पहले वाले से, 50 से 200 कितने ज्यादा है, 4 गुना। तो अगर मैं तुमसे ये बोल देता हूं कि मैंने पहली वाली कॉइल को 100 वोल्ट दिए तो दूसरी वाली कॉइल में कितने वोल्ट पनपेंगे, जवाब क्या निकल के आएगा वो निकाल लेते हैं। सीधी सीधी बात है कि ईपी अपॉन में ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। भाई पहली वाली में कितने वोल्ट है 100, दूसरी में कितने वोल्ट है नहीं पता, इक्वल टू पहली वाली में कितने गोले हैं 50 और दूसरी में कितने हैं 200। पहली की वोल्ट दूसरे के वोल्ट, पहले के गोले दूसरे के गोले, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले नीचे। इससे इसको काटने पे आ जाएगा 1/4, और जब क्रॉस करोगे 4 का 100 से तो 400 वोल्ट इक्वल टू में क्या निकल के आ जाएगा ईएस। मतलब कि अगर हम लोग गोले बढ़ा देंगे तो वोल्ट भी ज्यादा निकल के आएंगे। पर असलियत ये भी है, किसी टाइम बाद सुनोगे कि हम 100 से 400 की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन 400 को मिलते नहीं है, हमें मिलते हैं 360, 370, 380, कुछ ना कुछ वोल्ट खत्म हो जाते हैं। कहाँ वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि इस फॉर्मूले को सेट रखना ही पड़ेगा। आसान चीज है, सिंपल चीज है कि ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। बहुत सिंपल सिस्टम, ज्यादा गोले ज्यादा वोल्ट। लेकिन सीधी बात ये भी है कि अगर वोल्ट बढ़े तो अच्छी बात है ना, कि मैं एक सेल लूंगा छोटा सा, इसका वोल्टेज है, फिर मैं सामने एक कॉइल लगा देता हूँ कम से कम 10-20 हजार गोलों की, 6 के बना दूंगा 6000 और पूरा घर चला दूंगा अपना सेल पे। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? फिर तो खूब बढ़ाओ, जी भर के बढ़ा दो, दिक्कत भी है कुछ तो दिक्कत समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल नहीं। पहले बस मोटी मोटी बात ये समझे कि कहानी बहुत आसान है। प्राइमरी कॉइल के लिए हमने बस इसी का इस्तेमाल किया, सेम सेकेंडरी के लिए इसका इस्तेमाल किया, दोनों को डिवाइड में लगाया, फिर खत्म। ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। इसमें अगली बात तो वर्किंग के साथ साथ इसका फॉर्मूला मिल गया होगा, अभी एक और मिलेगा वो भी देखना, ठीक है? तो तुम्हें बात समझ में आएगी, बेहतरीन समझ में आएगी। कोई पावर का फॉर्मूला बताएगा? पावर, हमारा सेल इस पंखे को क्यों नहीं चला सकता? पावर नहीं है उसमें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वस्तु में आई स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर टी अपॉन में ऐसा कुछ, आई स्क्वायर आर टी नहीं है, टी नहीं आता पावर में, बी आई स्क्वायर आर और यू स्क्वायर अपॉन में। आज ये पावर के फॉर्मूले ध्यान से देखें। 5वां पॉइंट वापस से, 5वां पॉइंट, फॉर्मूले देखें। बात करने से नंबर तक पता रखना। एक तो ये बना, अभी और बनेगा, ध्यान सुनना। बस एक और सेट कर लेंगे।
ये खिड़कियां भी लगाएगा ये। अबे सुन, देखिए भाई, ट्रांसफार्मर में जब हम लोग वोल्ट देते हैं, पहले वोल्ट कांस्टेंट है, नहीं वोल्ट कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट चीज का नाम है पावर। जितनी हम इनपुट करेंगे उतनी पावर, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। हम जितनी पावर देते हैं उतनी पावर वो हमें भी देता है। पावर कैसे निकालते हैं वो समझो। पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, V मल्टीप्लाई में I, V इंटू आई, वोल्ट इंटू में करंट। ये इनपुट आउटपुट इक्वल नहीं लिखना चाहिए, टोटल इक्वल कभी नहीं होता, वैसे कुछ और इक्वल होता है थोड़ा सा सेट करने पर, मैं सीधी बताता हूँ। तो जितना इनपुट यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल में पावर है, प्राइमरी कॉइल जितनी पावर की होगी उतनी पावर की सेकेंडरी कॉइल भी होगी। एक किताब की भाषा है वैसे मोटी मोटी रूप से, तो और अगर मैं तुम्हें अपनी भाषा में शब्द बोल दूं ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। जितना वोल्ट यहाँ पर, जितने वॉट यहाँ पर होते हैं वॉट, उतने वॉट इसके होते हैं। जैसे कि तो ये बल्ब 7 वॉट का है, इसकी पावर है। तो इस वॉट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, करंट और वोल्ट के मल्टीप्लाई को वॉट कहते हैं। अगर वोल्ट कम है करंट ज्यादा है, अगर करंट कम है वोल्ट ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है कि दोनों की पावर सेम आई हो। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई भी बल्ब है, ये हमारे पास कोई भी 2 बल्ब है, इस वाले बल्ब को मिले हैं 20 वोल्ट, इसमें करंट है 2 एम्पियर, इसकी पावर बता दो, V इंटू आई बताओ। 20 इंटू 2 40 वॉट। वापस से हमारे पास में ये वाला कोई बल्ब है, इसको वोल्ट मिले 8 और इसमें करंट है 5 एम्पियर, इसकी पावर बता दो। 8 पंजे 40 वोल्ट, दोनों की पावर सेम है। पावर यानी कि V मल्टीप्लाई में आई। वही बात कह रहा हूं, यहाँ पे वोल्ट मल्टीप्लाई करंट करने पर जो जितने वॉट आते हैं उतनी वॉट सेम होते हैं। वोल्ट सेम नहीं होता, करंट सेम नहीं होते, लेकिन वॉट सेम हो गए। मल्टीप्लाई करने पे 40 वॉट दोनों केस में आया, सेम वही वॉट यहाँ पर आते हैं। कि क्या वॉट का ट्रांसफॉर्मर है? 850 वॉट का। जैसे जब भी तुम ये बैटरी वगैरह खरीदोगे, जैसे ये मशीन, ये वाले इन्वर्टर, तब क्या किलो वॉट का, ये क्या किलो वॉट का मतलब समझते हो कि ये कितना लोड ले सकता है। वोल्ट बढ़ने घटने पे मल्टीप्लाई को वॉट कहते हैं। तुम इतना दिमाग मत अड़ाओ, सीधी बात ये कि अगर वॉट सेम है, क्या बात का मतलब ये कि वोल्ट और करंट भी सेम होंगे? नहीं, वोल्ट और करंट का मल्टीप्लाई होगा, सेम आ गया होगा, उसको वॉट कहते हैं। मैं तुमसे बस ये बोल रहा हूं कि इस कहानी को थोड़ा पक्का करने के लिए अपने दिमाग को पहला पॉइंट बस ये सिखा दो कि जितनी वॉट, जितनी पावर पहली वाली कॉइल पे होती है उतनी पावर सेकेंडरी वाली कॉइल पर पाई जाएगी। यानी कि पावर एट प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर एट सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी पर पावर कैसे निकालोगे? वोल्ट इंटू करंट। प्राइमरी पे कितने वोल्ट है मल्टीप्लाई सेकेंडरी पे, प्राइमरी पे कितना करंट है, इक्वल टू सेकेंडरी की पावर कैसे निकालोगे? सेकेंडरी पे कितने वोल्ट है मल्टीप्लाई सेकेंडरी पे कितना करंट है। मैंने अभी तक इस पूरे चैप्टर में इन पे प्रोड्यूस होने वाले वोल्ट को V से नहीं दिखाया है। उन वोल्ट को कौन से लेटर दिखाया है? P से। तो फिर अब भी मैं इसको V से नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको V से दिखाने की जगह पर EP मल्टीप्लाई में IB लिख दूंगा और इसको ES मल्टीप्लाई में IS लिख दूंगा। अगली बार जो तुम्हें और सही समझ में आएगी वो ये कि एक काम करो, E वालों को E के पास ले लो और I वालों को I के पास ले लो। तब तुम ES को नीचे भेजने पर एक चीज समझ जाओगे कि EP अपॉन में ES इक्वल टू IS अपॉन में IB। ये एक दूसरे के उल्टे आ रहे होंगे जहां तक है। और इस खेल को थोड़ा अच्छा और करने के लिए एक काफी अच्छी बात और सुन लेनी चाहिए कि मैंने जस्ट अभी एक चीज समझी थी कि EP अपॉन में ES इक्वल टू LP अपॉन में NS, मतलब P के सामने P और S के सामने S। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, P के सामने S
और एस के सामने पी। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को मिला दूं तो हमारे पास में दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला क्रिएट होता है, दैट इज ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस इक्वल टू आईएस अपॉन में आईपी। इस बात को पहले ध्यान से सेट करके याद कर लें, बहुत काम की चीज है कि अपने पास में बहुत कंबाइंड फॉर्मूला है। ये कंबाइंड फॉर्मूला क्या समझाएगा वो देखना, और बेहतरीन समझाने वाला कंसेप्ट होगा। लेकिन इस कहानी की स्टार्टिंग कहां से होती है? जितनी पावर प्राइमरी कॉइल पे इनपुट होगी उतनी पावर सेकेंडरी कॉइल पे निकलती है, यानी कि पावर एट प्राइमरी इज इक्वल टू पावर एट सेकेंडरी। उसका यूज करके तुम्हें बात समझ में आएगी कि नंबर ऑफ टर्न्स तो वोल्ट के सामने है लेकिन करंट वोल्ट से उल्टा रखा हुआ है। इस खेल को शांति से एग्जांपल में समझना, शांति से समझना। देखो एग्जांपल देखो उसका। समझो हाँ भाई, इस जगह पे 20 टर्न है और इस जगह पे है 50 टर्न। यहां पर मैंने वोल्ट दिए हैं। पहली बात ये कौन सा स्टेप अप, मैंने इस जगह पर जो वोल्ट दिए उनकी वैल्यू है 100। तो पहले सभी लोग यहाँ के वोल्ट बताओ कितने होंगे। अगर 20 50 है 100 वोल्ट पे कितने वोल्ट निकलेंगे पहले ये बता ध्यान से, हिसाब किताब लगा चलो। ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस। ये एग्जांपल है, मतलब तो थ्योरी में नहीं लिखना होता ये सब, तुम्हें कुछ एक अच्छी सी बात समझ में आएगी। निकला किसी का वोल्ट कितना निकलेगा 250। कैसे वो सुनो, ईपी यानी कि पहले भी कितने वोल्ट है 100, दूसरे पे कितने नहीं पता, पहले भी कितने गोले हैं 20, दूसरे कितने हैं 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिया 100 इंटू में 50 और नीचे ले लेंगे 20 और इक्वल टू चला जाएगा ईएस। इससे ये काटा तो उसे काटेंगे 100 तो आ गया 50, 50 इंटू 5 250 वोल्ट। यानी जब इसको 100 वोल्ट देंगे तो 250 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन और सुनो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मान लेते हैं कि इस जगह पे जो करंट है इस वाली कॉइल में वो करंट है 4 एम्पियर का। पता है इस वाली कॉइल पे कितना करंट होगा? करंट बताओ, इस वाली कॉइल पे क्या करंट है वो भी निकाल लें। सेम टू सेम वही, ईपी अपॉन में ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन में एनएस और इक्वल टू आई एस अपॉन में आई बी। कुछ भी एक उठा लो, चाहे एनपी अपॉन में एनएस डाल दो, चाहे आई एस अपॉन में आई बी के साथ कुछ भी इक्वल डाल दो। इनमें से कोई एक इक्वल डाल दो, पहले में से या दूसरे में से, क्योंकि एक वैल्यू डाल दो वो सेम ही आएगा आंसर दोनों के साथ। हाँ क्या बनेगा आंसर? हाँ भाई एनपी बता दो, एनपी कितना है? नंबर ऑफ टर्न से प्राइमरी 20, नंबर ऑफ टर्न से सेकेंडरी 50 इक्वल टू मन। सेकेंडरी में कितना करंट है नहीं पता, लेकिन प्राइमरी में कितना करंट है 4। इसको जब उधर लेंगे तो आ जाएगा 80 बटे में 50 इक्वल टू माइनस, और जब काटेंगे तो कितना आएगा
6 एम्पियर। अब ध्यान से बात सुनो, यहाँ पे जो करंट है वो 4 एम्पियर है, लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो कितना 1.6 एम्पियर। मैं तुमसे साफ साफ क्या कह रहा हूँ वो समझो। अगर तुमने 250 गुणा में 1.6 किया तो आंसर पता है क्या निकल के आएगा। 250 गुणा 1.6 करेंगे तो जो 100 गुणा में 4 करके आएगा, 100 इंटू 4 400 वाट। 250 गुणा 1.6 भी 400 वाट। काम की बात, यहाँ पर 100 वोल्ट थे, कितने वोल्ट हो गए 250 वोल्ट, लेकिन करंट 4 एम्पियर था, कितना रह गया 1.6। क्या चीज बढ़ती है ट्रांसफॉर्मर से, वोल्ट, लेकिन क्या घट जाता है। इससे हमारा क्या फायदा, इससे हमारा फायदा क्या है, एक चीज बड़ी, एक का नुकसान हो गया, फायदा है। बात सुनो, अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर 100 वोल्ट दे रहा है, तुमने उसको बढ़ा के 400 कर दिया, तो 400 वोल्ट से तुम्हारे घर में जितनी भी पंखे हैं, जो भी मशीन है, वो ऑपरेट हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि एसी है, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, वोल्ट। अगर वोल्ट कम होंगे तो उठेगा ही नहीं, तो प्रॉपर वोल्ट की सप्लाई होने से मशीन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सब करंट तो कम है, तो करंट कम होने से क्या होगा कि वो काम धीरे करेगी। जैसे कि अगर करंट कम है, एसी चलेगा, वोल्ट अच्छे मिले, लेकिन करंट कम होने से जो ठंडक ये 1 घंटे में कर देता है, उसको करने में इसको शायद 3 घंटे लग जाएंगे, फिर चलेगा। लेकिन अगर वोल्ट ही कम हो जाएंगे तो मशीनें ऑपरेट ही नहीं करेंगी। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्ट बढ़ाना, जिससे कि मशीनें उठ जाएं, ऑपरेट तो करें, काम भले स्लो होगा। जैसे कि प्रेस है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी 10 मिनट में, अगर ज्यादा करंट मिलेगा। कम करंट मिलेगा तो थोड़ा टाइम में गर्म होगी, लेकिन अगर वोल्ट ही कम होंगे तो मशीन उठेगी ही नहीं। जब उठेगी नहीं तो काम जीरो हो जाएगा। स्लो सही, लेकिन काम चलना चाहिए। ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल यही है। पहले बात सोच के देखो, ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, वोल्ट बढ़ने से क्या फायदा कि मशीनें उठ जाती हैं, करंट कम हो जाता है, लेकिन काम तो चलेगा। बात ये भी समझो कि प्रैक्टिकली करंट कम नहीं होता। हमारी मशीनें ही उस हिसाब से बनाई गई हैं कि मान लो वहां से फैक्ट्री से करंट आया 10 एम्पियर, हम तक पहुंचेगा 6 एम्पियर, और हमारी सादी मशीन है 3, 4, 5, 6 एम्पियर में काम करती है। 6 बजता है, 6 भी हमारे काम का है, हमारा काम स्पीड में चलता है। लेकिन फिर भी समझ लें कि ट्रांसफॉर्मर एक जगह से कम वोल्ट देके दूसरी जगह वोल्ट बढ़ा देगा, उसको किस चीज का लॉ झेलना पड़ेगा, करंट का। लेकिन वोल्ट बढ़ने से बेनिफिट क्या है, मशीनों का ऑपरेट होना, मशीनें स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन करंट घटने से डिसएडवांटेज क्या है, मशीनों का काम स्लो हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी मशीनों की रिक्वायरमेंट 3 से 4 एम्पियर की है, फैक्ट्री पहले से हमें 10 भेजती है, वो घट के 6 रह जाते हैं, काम फिर भी सही चलता है। इस बात को समझ के चलें, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं तुम्हें ये बताऊं कि वोल्ट बढ़ते हैं, करंट घटता है। अगर तुमने करंट का और वोल्ट का मल्टीप्लाई करा तो दोनों जगह पे आंसर कैसा निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। यानी कि वॉट दोनों जगह के सेम निकल के आते हैं, उस वर्किंग को समझने तरीके से। एक काम की बात, क्योंकि ये स्टेप अप है तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 250 वोल्ट है, वोल्ट बढ़ गए, करंट कम हो गया। और स्टेप डाउन होने पर क्या होगा, यहाँ पर वोल्ट ज्यादा होंगे और यहाँ पर वोल्ट, जहां वोल्ट कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगा और यहाँ पे करंट कम होगा। तो मोटा मोटा सोचो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, जो वोल्ट को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा। स्टेप डाउन कौन सा होगा, जो वोल्ट को घटाएगा और करंट को बढ़ा देगा। इस बात को दिमाग में सेट करना सीखें कि आखिर मशीनें काम किस रूप में कर रही हैं। अगर फायदा भी है तो नुकसान भी समझो, नुकसान को भी ये समझे कि वो नुकसान हम क्यों झेल रहे हैं। तो मशीनें उठेंगी ही नहीं तो भी फायदा क्या है, काम स्लो चलना चाहिए, पर चलना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। खैर, इसमें अगली काम की बात जरा ध्यान से देखें, क्या लिखा है तुम्हारा 6वां पॉइंट, देखो। छठवां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब है वो सुनो। कौन कितने इनपुट पर कितना आउटपुट देता है। पहली बार, दुनिया की कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है। नो मशीन इज 100% एफिशिएंट। जैसे कि हीट इंजन है, इज 100% एफिशिएंट। हीट इंजन कुछ ना कुछ पेट्रोल डीजल लेके, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पेट्रोल डीजल एकदम परफेक्ट एवरेज देता हो। कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा, कुछ एनर्जी उसकी
वेस्ट हो जाएगी। कोई भी मशीन 100% इफिशिएंट नहीं है। इफिशिएंसी यानी कि कितने इनपुट पर कितना आउटपुट दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये, एफिशिएंसी यानी कि कितने इनपुट पर कितना आउटपुट दिया, कितने इनपुट पर कितना आउटपुट दिया, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी को जिस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने वाला एक लेटर है, उस लेटर को ध्यान से देखेंगे। दैट लेटर इज ईटा। इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाए। किसी टाइम पे ये लेटर इस्तेमाल हो जाता है विस्कोसिटी में, ईटा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इस्तेमाल हुआ है कभी। खैर, अब ध्यान से ये भी देख लें कि कैसे निकाला जाएगा। एफिशिएंसी इक्वल्स टू में इनपुट वोल्टेज हमेशा ज्यादा होंगे किससे, आउटपुट से। पहले तो ये ध्यान रखो, इनपुट नीचे, पहले नीचे रखें इनपुट वोल्टेज तो बिल्कुल नहीं, और ऊपर रखेंगे आउटपुट, और मल्टीप्लाई लगा दोगे 100। ठीक है। इनपुट पावर और आउटपुट पावर कुछ ऐसा सेट कर लो, ये पावर भी हटा दो, बहुत बहुत घपला है इसे कहते हैं। इनपुट नीचे आउटपुट ऊपर और इक्वल टू 100, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। जैसे किसी ने 100 लिया तो 100 बाहर नहीं देता, बाहर देगा 98 या 95 या 96, तो उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, 95% एफिशिएंट है। एफिशिएंसी यानी कितना इनपुट लिया कितना आउटपुट दिया। जैसे कायदे से हम लोगों ने अभी हिसाब किताब लगाया तो 100 वोल्ट कितने टर्न, तो आंसर 250 आना चाहिए। वो 250 नहीं आता, वो कम ही आता है, वो 240 ही आता है, वो 230 ही निकल के आएगा। तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, उस लॉस का रीजन समझेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये कि इनपुट नीचे आउटपुट ऊपर इंटू 100। तुम्हें ये बात हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि इनपुट नीचे क्यों लेना है, क्योंकि हमेशा इनपुट की वैल्यू ज्यादा होगी, आउटपुट की वैल्यू हमेशा 1% सही लेकिन कम होगी, 100% कम होगी, हर हाल में कम होगी। क्योंकि कोई भी मशीन हीट रिलीज करेगी, सारी की सारी वैल्यू करंट में कन्वर्ट नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ मात्रा में कम होगा। हमेशा के लिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट, हमेशा। इसीलिए जो बड़ा है उसको नीचे रखेंगे, छोटे वाले को ऊपर रखेंगे, इंटू 100। ये न्यूमेरिकली चीज है, बहुत बढ़िया सेट होगी। परेशान ना उस चीज के लिए, ब्रिलियंट सिस्टम है। एक काम की बात और, आखिर ऐसा होता क्यों है, एफिशिएंसी क्यों नहीं है, मतलब एनर्जी का लॉस कहां पे हो जाता है। एनर्जी लॉस टॉपिक का नाम डाल दो, या फिर ऐसे डाल सकते हैं कि व्हाई नो ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, इज 100% एफिशिएंट। वो क्यों नहीं देता, हमें टोटल एनर्जी क्यों नहीं मिलती है, बस यही सवाल है। तो उसके बहुत सारे रीजन है, आखिर क्यों एनर्जी लॉस हो जाती है, वो सारी की सारी बातें ध्यान से समझें। तो ऐसे अंदाजा नहीं है, पर अगर मैं तुम्हें इसके सवाल डाल दूं ना, सबके सब हो जाएंगे इकट्ठे, कुछ सवाल कठिन नहीं है। ये सब ऊपर ऊपर से लगता है कि तो कोई शायद नहीं भी लगता हो, सब मुझे लग रहा है कि तुम्हें कठिन लगे, पर नहीं है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन सीएफटी सिस्टम। स्टार्टिंग की 50 मिनट समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, लास्ट में सवाल उठाए सूट जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं रुकता, ऐसे करके जाएंगे। खैर, लॉस समझें। सबसे पहला जो इसके अंदर लॉस है एडी करंट। एडी करंट, हमारी जो ट्रांसफार्मर की प्लेट होती है उसमें करंट की लूप बन जाती है, लूप बनने से हीट होता है, वो हीट होने से एनर्जी लॉस होगी ही होगी, हर हाल में एनर्जी लॉस होती है हीट बनने से। ठीक है, तो सबसे पहला एडी करंट। उसके बाद में दूसरा, लोगों ने शायद कल पढ़ा था, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस मतलब क्या है इस चीज का, कि जब करंट जाएगा तो हमारा जो लोहे की प्लेट है वो क्या बन जाती है, मैग्नेट। करंट के बंद होने पर क्या बनती है, डी मैग्नेट। आपस से नॉर्मल स्टेट में आएगी तो मैग्नेट बन के दोबारा नॉर्मल मैग्नेट बनेगी, दोबारा नॉर्मल मैग्नेट बनेगी, दोबारा नॉर्मल। जब जब नहीं होगी तब तक तो बढ़िया चल रहा होगा सिस्टम। जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी उसकी मैग्नेट बन के, मान लो मैग्नेट बनी, आपस से नॉर्मल हुई, तो दोबारा जो मैग्नेट बनेगी वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे कि फोन की बैटरी है, जब नई है तो काफी अच्छा चलती है, पुरानी होगी वो अपनी पावर को यूज करेगी, उतना अच्छा चार्ज नहीं होगी, उतना अच्छा बैकअप नहीं देगी। सेम टू सेम डिजिटल लॉस का मतलब कि मैग्नेट बनने और बिगड़ने में, बनने में और बिगड़ने में उसकी मैग्नेट की जो ताकत है वो
कमजोर होती है, इसीलिए वो समय के साथ साथ इफिशियंसी कम होती चली जाएगी और समय समय पर इन चीजों को रिप्लेस किया जाता है लगातार। खैर सबसे पहला है एडी करंट, यानी कि प्लेट में बन जाती है अलग अलग करंट की लूप, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लूप के आने की वजह से उसमें क्या होता है हीट लॉस, और हीट होने से वो 100% इफिशिएंट नहीं बचता। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट बनने और बिगड़ने में उसकी ताकत कमजोर पड़ती है और समय के साथ उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सेम टू सेम मोबाइल की बैटरी। और अगला चीज, अगली जो काम की दैट इज फ्लक्स लीकेज, इसे लिखते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब कि हमारे पास में ये जो कॉइल थी प्राइमरी वाली और यहां पर जो कॉइल थी सेकेंडरी वाली, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में मान लेते हैं कि इसके अंदर प्रकट हुई थी 100 फील्ड लाइंस। इन एनी केस कुछ भी हुआ बाय द चांस, इसमें से 90 80 गई, सारी सारी नहीं पहुंची, 97 ही पहुंची, 99 ही पहुंची। क्यों नहीं पहुंचती कभी कभार? उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, उसके कुछ भी रीजन हो सकता है, सब करंट का बनना, पानी का उसमें चला जाना है, कोई भी एक्सटर्नल रीजन कभी कभार नहीं पहुंच पाती। मान लो कोई आदमी उसके पास चुंबक चिपका गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे जानी चाहिए तो उसमें से निकल के चली गई, कम हो गई। तो ये भी एक रीजन है कि जहां पे 100 फील्ड लाइंस पहुंचनी चाहिए थी वहां पे कम पहुंची तो कम वोल्ट बने। फ्लक्स लीकेज एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं हो सकता, मतलब 100% नहीं है फ्लक्स लीकेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर फ्लक्स लीकेज बचाना है, तुम चाहते हो कि सारी की सारी फील्ड लाइंस पहुंचे, तो तुम्हें किस टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए? डाई मैग्नेटिक, पैरा या फेरो? कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय रेखाओं को अपनी ओर खींचता है? फेरोमैग्नेटिक। कौन सा कम खींचता है? पैरामैग्नेटिक। कौन सा रिपेल कर देता है? डाई मैग्नेटिक। तो अगर तुम लोग यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करोगे तो वो सारी सारी रेखाओं को अपने अंदर खींच लेगा, वो निकलने नहीं देगा, फ्लक्स का लीकेज ही नहीं होगा। तो फ्लक्स लीकेज से बचने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी यूज्ड टू बी सेफ फ्रॉम इट। अरे कैन बी यूज्ड बहुत है क्या लिखना। अच्छा, उसके बाद में अगला काम की चीज हीट लॉस। सबसे मेजर लॉस है ये हीट लॉस। इसका रीजन होता है रेजिस्टेंस और बहुत सारी बातें। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जितना ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से वोल्ट प्रॉपर्ली नहीं पनप पाते हैं। ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। अच्छा, वायर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए तुम्हें कौन सी वायर का यूज करना चाहिए हीट कम हो? कॉपर वायर का इस्तेमाल करो, मोटी वायरों का इस्तेमाल करो। जो वायर मोटी होती है वो रेजिस्टेंस कम होता है, तो रेजिस्टेंस वायर को हमें कम करने की कोशिश करनी है। और इसके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? यूज कॉपर वायर और थिक वायर लिख दो, या फिर थिक वायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी हम लोग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये काम किए जाते सारे सारे इस एडी करंट वाले और इस हिस्टेरिसिस लॉस को बचाने के लिए, एडी करंट को बचाने के लिए। अब तुम कॉइल को लैमिनेट नहीं करोगे, उसमें ऑयल डालोगे, वो भी नहीं बढ़िया काम करेगी, अच्छा काम करेगी। ऑयल डालने से सेट चलती है, फिर मतलब करंट कम बनेगा, हीट कम होगा, बढ़िया बढ़िया वर्क करेगा, तगड़ा। अब तुम में से किसी ने ट्रांसफार्मर नहीं देखा तो बता। सबने देखा? कहीं भी ऐसी मिस्त्रीगिरी छट रही हो, कुछ लोग लट्ठे पे टंगे हुए हों, कुछ काम कर रहे हो, तो ढूंढा जाता है लोगों का देखने के लिए। जेसीबी चल रही हो, आंधे आंधे पीछे लग जाते 2-4 लोग अपने आप ही। कहीं पे भी ऐसी मिस्त्रीगिरी हो रही हो, सीधे पहुंच जाया करें, देखा करें क्या कि चल क्या रहा है। तब तुमने फिजिक्स ली हो 11th, ऐसे मौके ना छोड़ा करें। देख लो, कुछ शायद दिमाग में आ ही जाए, कुछ अच्छा सेट ही हो जाए, क्या पता काम समझ में ही आ जाए, तुम करने भी लग जाओ। मतलब जरूरी है, हमें प्रैक्टिकली ज्ञान होगा ना तब जाके बात है। मतलब मुझे ये प्रैक्टिकली पूरा पता है, मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तुम बोर्ड पे देख रहे हो, तो वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है चीजों का। लेकिन न्यूमेरिकली काफी अच्छा जाएगा, उसकी चिंता ना करें। मशीनों को कभी भी कबूल किया करें जहाँ पे दिख जाए।
देख लिया करें, नहीं तो मशीनें मिल जाए वहाँ पक्का देख लिया करें कि आखिर कैसे काम चल रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे एसी जनरेटर, एक डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर, एक है एसी जनरेटर, उसके बाद में तुम लोग करोगे इसको न्यूमेरिकल्स और फिर जाके आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ समय लगेगा अभी 3-4 दिन का, ठीक है। चलो।